और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 30वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट में आज प्राइम डिबेट का सवाल चुनाव की तैयारी, राजस्थान में चुनाव की तैयारी और कौन कितना भारी, आज इसी मुद्दे पर होगी प्राइम डिबेट। दरअसल कर्नाटक चुनावों के बाद बीजेपी राजस्थान पर फोकस करेगी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी राजस्थान चुनाव के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में दौरे होंगे। पूनिया ने कहा कि केंद्रीय नेताओं के दौरे से प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और केंद्रीय योजनाओं को लेकर आम लोगों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। पीएम मोदी, आपको बता दें, 12 मई का उनका दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब उसको 2 दिन पहले प्री शेड्यूल्ड यानी 10 मई को आबू रोड सिरोही में कर दिया गया, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कांग्रेस पहले से ही चुनावी मूड में है। सीएम गहलोत खुद लगातार दौरे कर रहे हैं और वो जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। महंगाई कैंपों से जनता के राहत देने के दावे भी हो रहे हैं। चुनाव की तैयारी, कौन कितना भारी, सवाल आज यही है राजस्थान के लिए और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आइए देखते हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान पर होगा बीजेपी का फोकस। सतीश पूनिया का बयान, बीजेपी राजस्थान चुनाव के लिए तैयार। राजस्थान के चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है, धरातल का संगठन तैयार है और इससे पहले भी केंद्र के नेता अनेक बार प्रवास कर चुके, दौरे कर चुके। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आएंगे राजस्थान दौरे पर। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी समेत पार्टी के तमाम नेताओं का आगामी दिनों में प्रवास होगा। कांग्रेस तैयार, सीएम गहलोत के दौरे लगातार। कांग्रेस ने कहा, ईआरसीपी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी से जवाब मांगने को जनता आतुर। राजस्थान की जनता प्रदेश के और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से यह जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने जब ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था तो उसे क्यों नहीं निभाया। इस बात का जवाब लेने के लिए जनता आतुर है। चुनाव की तैयारी, कौन कितना भारी। तो कुल मिलाकर अब दौरों का दौर शुरू हो जाएगा। दावों का दौर तो लगातार चल ही रहा है, जहां पर एक तरफ महंगाई राहत शिविर कैंप को लेकर लगातार मुख्यमंत्री के हर जिले में एक एक करके दौरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी जनाक्रोश रैली के जरिए हर जिले को कवर कर रही है, यहां राजस्थान के तमाम बीजेपी के दिग्गज। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा और कर्नाटक चुनाव के साथ क्या बिगुल बच जाएगा राजस्थान की धरती पर भी चुनाव को लेकर, इसी पर करेंगे बात। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल शर्मा जी, विधायक है बीजेपी से और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश के भी बीजेपी के हैं। बहुत बहुत स्वागत रामलाल जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम नारायण मीणा जी, विधायक हैं, मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर संगीता प्रणवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहला सवाल संगीता जी आपसे लूंगा। आज की तारीख में राजस्थान की जनता के नजरिए से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही बात करूंगा, वो कौन कौन सी दो बातें हैं जो दोनों ही दलों के पक्ष में जाती हैं और दोनों ही दलों के 2 बातें खिलाफ जाती हैं, बताइएगा मैम। देखिए, इस समय ये स्पष्ट तौर से कहना कि 2 बातें जो पक्ष में जाती हैं और 2 बातें जो विपक्ष में जाती हैं, वो बहुत ही एक बचकानी हरकत होगी, क्योंकि अगर हम इस समय पे देखें तो दोनों के दोनों काउंटडाउन कर रहे हैं चुनाव का, और चुनाव के इस समय पे दावे भी होंगे, वहां पे बहुत सारे जो है वादे भी किए जाएंगे, अपने जो काम किए हैं उनको बताया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी के लिए कहें तो सबसे बड़ी बात है कि इतिहास उनके पक्ष में है, और जैसे कहते हैं कि फैशन एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वैसे अब बीजेपी को उम्मीद है कि रिपीट किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो बहुत उम्मीदों के साथ है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी यह है कि अशोक गहलोत लगता है कि इस बार इतिहास बदलने की तैयारी के अंदर है, लगातार दौरे कर रहे हैं, इनके जो राहत कैंप हैं वहां से उनके मार्फत वो जनता तक पहुंच रहे हैं।
एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो अपनी योजनाओं के कारण या अपने वक्तव्यों के कारण या अपनी कार्यशैली के कारण कि वो जनता तक न पहुंचे और उन्होंने जो इन वर्षों में काम किए हैं वो जनता तक न पहुंचाएं। यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी भी अपनी उपलब्धियां दिखाना चाह रही है। तो इन दोनों के पक्ष में बहुत बातें हैं, दोनों के विपरीत बहुत बातें जाती है, विपरीत दोनों के ये जाती है। अब फिर अगर कहें तो इतिहास कांग्रेस के विपरीत जाता है कि अगर बदलाव होना है तो कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, और इतिहास कहता है कि राजस्थान में बदलाव होता है। लेकिन अगर हम फिर भी इन तमाम स्थितियों को अगर देखें तो आज की तारीख में ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है। दोनों लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। दोनों का ये कहना है कि हमारा संगठन मजबूत है, दोनों का ये कहना है कि हमारे नेता आएंगे। और अगर हम भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो यहाँ राजस्थान में बहुत लंबे समय तक भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है। एक तरह से मतलब जैसे प्रिलिमिनरी राउंड कर दिया गया है कैंपेनिंग का जी। तो दोनों दल तैयार हैं और दोनों में से कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो अभी भारी कौन है ये भी नहीं कहा जा सकता, और कमजोरियां और खामियां तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है गिनाना। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भारत जोड़ो यात्रा का दौर यहां राजस्थान में हुआ, लेकिन अभी अगर हम कर्नाटक चुनावों के ठीक बाद बात करें, कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि पूरा फोकस राजस्थान पर होगा। केंद्रीय नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का 10 मई का दौरा होगा जब कर्नाटक में वोट डाले जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ बात करें खाचरियावास गांव में भैरव सिंह शेखावत जी के, यहां राजनाथ सिंह भी आएंगे और तमाम नेता आएंगे। आपकी पार्टी से केंद्रीय नेता कब आना शुरू करेंगे, दौरे पर कब आएंगे, या फिर खुद अशोक गहलोत ही अपने दम पर काफी हैं? देखिए रविंद्र जी, सबका स्ट्रेटेजी होती है। हमारी पार्टी की भी स्ट्रेटेजी के अनुसार जब केंद्रीय नेता आएंगे, लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये तो चुनाव, तो अब आप चुनाव की बात करने लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं लगभग 20 दिन यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए, और उसके कहना चाहिए एक्सटेंशन में हमने लगभग 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया था, जिसमें हम राजस्थान के घर घर में गए। लगातार हमारा अभियान जारी है, जिसका परिणाम आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आंदोलन हुए हैं या हमारे खिलाफ ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, वहां इनकी भीड़ नहीं आ रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता जो है अशोक गहलोत जी द्वारा जो लगाए गए राहत कैंप हैं और डोटासरा जी के नेतृत्व में जो 9 लाख कार्यकर्ता जनता के बीच राहत बांटने का काम कर रहे हैं, उससे जनता प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं के बयान भी अभी सुन रहा था कि शायद मनोबल बढ़ाने के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व की उनको जरूरत है, तो आ जाए, बेशक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता यहाँ पे पूछने के लिए तैयार बैठी है कि भाई महंगाई और बेरोजगारी कम करने का वादा आप कम करके आए थे, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा प्रधानमंत्री जी का किया हुआ वादा है, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना अब तक घोषित क्यों नहीं किया? राजस्थान के साथ लगातार सौतेला व्यवहार केंद्रीय योजनाओं के लागू करने में क्यों किया जा रहा है, यह भी एक प्रश्न रहेगा। और दूसरा एक कंपैरिजन रहेगा कि एक तरफ केंद्र सरकार है जिसकी नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण जो है बदहाली बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, देश में अमन और चैन नहीं है, और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के कार्य हैं जिनका अनुकरण आज पूरा देश करना चाहता है, और पूरे देश में चर्चा है कि महंगाई से किस तरह से हम राहत दिलवा रहे हैं। और महंगाई कौन सी? वो महंगाई जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण है। तो ये कंपैरिजन है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेता भयभीत हैं। पिछले 4.5 साल में धरातल पे कोई काम कर नहीं पाए, केवल बयान। रामलाल शर्मा जी, ये बताएं कि आपके केंद्रीय नेतृत्व जब आएंगे तो सवाल ये पूछे जाएंगे महंगाई और बेरोजगारी के, और आज 2 बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी सामने आई। एक तो ये कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है राजस्थान सरकार से, और यहां तक कि उन्होंने जो ST को लेकर छात्रवृत्ति है उसके फंड की भी डिमांड कर दी कि एक बड़ी राशि केंद्र से रिलीज नहीं की गई है। और यहां स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने सवाल उठाया कि ERCP को लेकर पूछा जाएगा कि आपने घोषणा की, इस पर अमल क्यों नहीं किया। तो इन जवाबों के साथ तैयार है या फिर चुनावी रैलियां और चुनावी वादे अब अगली बार के लिए होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों का सामना करने के लिए तैयार है। जो भारत सरकार ने काम किए हैं वो भी जनता को बताने के लिए तैयार है। कांग्रेस सरकार की नाकामियां है वो भी हम जनता को बताने के लिए तैयार है। हम किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, वो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन अभी मेरे मित्र स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर हमने महंगाई से राहत देने का काम किया है, और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि केंद्र हमारे को स्कॉलरशिप का पैसे दे नहीं रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा, हमेशा मुद्दे से भटकाने का काम प्रदेश के मुखिया जी करते हैं, और मुद्दे से भटकाने का काम इसलिए करते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर तो जाते नहीं, और सिर्फ निशाना साधने का काम करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार जो केंद्रीय अंश का जो पैसा ग्राम पंचायतों के लिए भेजती है, 10 दिन के अंदर राज्य सरकार को पैसा
ग्राम पंचायतों में भेजना नितांत आवश्यक है। क्यों पैसे को रोक के बैठी है? उस वजह से आज राजस्थान के तमाम हजारों सरपंच आज हड़ताल के ऊपर है। आपके राहत कैंपों का कोई सहयोग नहीं करा। ग्राम विकास अधिकारी आज हड़ताल के ऊपर है। पटवारी लंबे समय तक हड़ताल के ऊपर रहे। आज मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है। तो आखिरकार आपसे संतुष्ट कौन है? आज क्राइम की क्या स्थिति है, माफिया की क्या स्थिति है? राजस्थान के अंदर पोषाहार वितरण के लिए संगीन आरोप इन्हीं के विधायक जो धौलपुर से आते हैं, उन्होंने कहा कि पोषाहार तो पता ही नहीं कहां चला गया, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपके विधायक आपसे संतुष्ट नहीं है तो राजस्थान की जनता आपसे कहां संतुष्ट होगी? और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने जो वादे किए थे उन वादों के ऊपर पूरा उतरने का काम किया है। आपने हमारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। ईआरसीपी के लिए आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। ईआरसीपी की योजना जो 36,000 प्रतिबद्धता नहीं, जमीन पर कब होगा वो काम? देखिए मैं बताऊं ना आपको, ईआरसीपी की परियोजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर हमने ही बनाई थी, राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम राजस्थान की सरकार दूर करना नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ इसको मुद्दा बनाना चाहती है। राजस्थान की जनता भी सब जानती है कि ईआरसीपी के अंदर किस तरीके से आपने सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस योजना को जीवित रखने का काम किया है। आज धरातल के ऊपर आपने बजट के अंदर बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि भारत सरकार ईआरसीपी नहीं करेगी तो भी स्टेट करेगा। 9,000 करोड़ रुपए एक देने की घोषणा की, 12,000 करोड़ रुपए एक देने की घोषणा की। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिया तो ये भी तो बताइए कितना काम आपने किया। रामनारायण मीणा जी जवाब दीजिएगा जरा। एक तो ये कि टेक्निकल चीजें आप समझते नहीं है, और दूसरी बात ये कि जब पंचायत के मद में हो या अलग अलग राशि केंद्र से आती है उसको आप खर्च नहीं करते हैं और उसके चलते फिर लोग हड़ताल पर चले जाते हैं और काम रुक जाता है। जी सर, देखिए आपको पता है रामलाल जी वो सीजन्ड है, बोलने में माहिर है, उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं है जिनको वो कहना चाहते हैं। ईआरसीपी से, क्योंकि उनका आखिरी प्रश्न ईआरसीपी था, इनको ये पता नहीं है वो मेरे क्षेत्र में डैम बन रहा है उसका, और करीब करीब पूरा होने को आया। विद इन 6 मंथ्स, चुनाव के पहले या चुनाव के जस्ट बाद में डैम पूरा हो जाएगा। इसका जो सवाल है, इसका टेंडर किसने किया? आपने बनाए, मैंने बनाए, से छोड़िए। इसका टेंडर बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। वर्क ऑर्डर किसने दिया? बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम ला करके केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय आपसे टसल लेकर के, चूंकि गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट पार्टी के नाम पे ये जिस तरह से रिसीव कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को धोखा दे रहे हैं, पीने का पानी नहीं दे रहे हैं, सैकड़ों आदमी बीमारी से मर रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार की फेलियर नंबर 1। और दूसरी बात ईआरसीपी के बारे में तो जो है वो है, लेकिन जल मंत्रालय से ये पूछना चाहता हूँ, पीने के पानी में 10% राज्य सरकार दिया करती थी, पहले आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, 90% केंद्र सरकार दिया करती थी। तो फिर आज वो रेशो हटा करके 50-50 की बात पे आ गए। तो कहने का मतलब भारत सरकार सभी स्टेट्स को डिस्यू कर रही है, धोखा दे रही है, और वो सरकार इसके बाद में पैसा कहाँ जा रहा है? पंचायती राज मंत्रालय जो पैसा रिलीज कर रहा है उस पर आप बैठे हुए हैं, उसको बिल्कुल देखिए, वो राजीव गांधी ने ही ये नियम बनाया है, इनको शायद पता नहीं है, ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। नियम तो कोई ना कोई बनाएगा ना, जो सरकार में रहेगा वो नियम बनाएगा ही, लेकिन अब उस नियम के तहत अगर जो सरकार है उसने पैसे आप तक पहुंचाए, राज्य सरकार को पहुंचाए, तो फिर वो खर्च क्यों नहीं किए? के पास नहीं आता पैसा, गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं आता, वो पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है बाकायदा पंचायत के खाते पे। तो आपने जो पैसा दिया आप उसका हिसाब मांग लो, ट्रांसफर करिए, आप पंचायत को जाने दीजिए ना पैसा, क्या दिक्कत है आपको? ये केवल कथन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आप सर्च करना चाहूंगा, आप देख लीजिए आंगनबाड़ी के अंदर निःशुल्क नहीं किए जा रहे हैं, उसके भवनों के पैसे नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन में कम पैसा आ रहा है। आप सब तरह की योजनाओं को जिस प्रकार से ये कमजोर करते जा रहे हैं। आज राजस्थान में देखिए, ये सही है, मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई उसे एक मैसेज गया, और ये सही है कि केंद्र सरकार किसानों के विरोध में जो काम कर रही है वो चुनाव में काम आएगा। आप गेहूं का एक्सपोर्ट क्यों नहीं होने दे रहे? किसान बर्बाद हो रहा है, उसको कर्ज माफी की बात है, हमें कर्ज माफी की बात हम भी नहीं मांगनी है, आप कृपा करके गेहूं का एक्सपोर्ट चालू करिए। आप कहते हो पाम ऑयल से बीमारियां बढ़ती है, पाम ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, फिर मलेशिया से पाम ऑयल क्यों मंगा रहे हो? संगीता जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अब
कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद, वोट डाले जाने के बाद, या कहें कि जिस दिन वोट डाले जा रहे हैं उसी तारीख को, 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। केंद्रीय नेताओं के आने से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, कितना मनोबल बढ़ता है यहाँ कार्यकर्ताओं का, किस तरह से माहौल में बदलाव आएगा? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों की अगर बात करते हैं तो केंद्र में कौन सरकार है, राज्य में कौन सरकार है, इस पर हम नहीं जाते हैं, किस पार्टी की सरकार पर है इस पर हम नहीं जाते, लेकिन ये बात लगातार की जाती है कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार रहे, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार रहे। और अगर पार्टी दूसरी होती है राज्य में तो फिर वो कहती है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। इसमें फिर सामान्य वोटर आम आदमी कहां जाता है, वो इसमें बीच में पिसता हुआ क्या नजर नहीं आता है? दो चीजें मैंने आपसे पूछी संगीता जी। जी बिल्कुल, पहले सवाल का उत्तर मैं पहले दूंगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर उसका सर्वोच्च नेता या उसके जो सबसे शीर्ष पंक्ति में जो नेता हैं वो अगर आते हैं चुनाव प्रचार में या चुनाव के पहले के समय में, तो निस्संदेह कार्यकर्ता का बहुत मनोबल बढ़ता है। एक तरह से जैसे ना चेतना और स्फूर्ति उनमें बढ़ती है, वो उत्साहित होते हैं, काम में लगते हैं, और जो नेता आता है वो अपने उद्बोधन में कोई ना कोई उन्हें दिशा निर्देश दे जाता है, अपना विजन दे जाता है, और ये हर पार्टी के साथ होता है। और जब नेता आता है तो वो अपनी उपलब्धियां बताता है, साथ में आगे का रोड प्लान बताता है, साथ में ये तर्क बताता है कि वो क्यों जनता उन्हें वोट दे। तो ये सारे संवाद जो होते हैं वो जनता से भी होते हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता से भी होते हैं। कार्यकर्ता वहां पे प्रत्यक्ष मौजूद भी होते हैं और कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा उत्साहित महसूस करता है जब उसकी पार्टी का सर्वोच्च नेता आता है, शीर्ष नेता आता है और उन्हें एक आगे की जो दिशा निर्देश है वो देकर के जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बात देखी जा रही है कि अब चुनावों के अंदर जो फोकस होने लगा है तमाम पार्टियों में, एक नहीं दो नहीं, सभी पार्टियों में यही फोकस है कि जो बड़े नेता हैं वो आ जाएं और उन्हीं के से जो टीम बिल्डअप होती है उस टीम के आधार के ऊपर पूरा चुनाव का कैंपेन चलता रहे। और दूसरा सवाल जो आपने ये पूछा था कि कर्नाटक के बाद यहाँ पे राजस्थान में आने लगेंगे तो ये जनता किस तरह से महसूस करती है। देखिए जनता नहीं, वो जनता की बात और साथ ही साथ ये डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है कि राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो तो डबल इंजन वो बन जाता है, और अगर वो अलग अलग पार्टी की सरकार हो तो ट्रिपल इंजन बन जाता है। तो जो ये वोटर की मानसिकता के लिहाज से आप टटोलने की उनके मन कोशिश करते हैं तो उस पर कितना प्रभाव पड़ता है और ये कितना सही है, क्योंकि हमारा देश एक संघीय राज्य है। ऐसा राजनीतिक दल है विश्व में जो ये कहता है कि मेरे विरोधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लगातार उन्हें चुनते रहिए और हमें न चुने। ऐसा विश्व में अगर कोई राजनीतिक दल होता जो ये कहता रहता तो फिर तो राजनीति ही न होती, चुनाव ही न होते, प्रतिस्पर्धा ही न होती और मतलब इस तरह के जो क्लोज कॉन्टेस्ट है वो ही न होते। तो हर पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि वो बताएं और तर्क अपने पक्ष में जो है वो बताएं। और हाँ देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तो फ्रिक्शंस कम रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत इतिहास में उदाहरण रहे हैं जहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही है और बहुत बेहतरीन काम हुआ है, काम रुका नहीं है। जनता अब पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, जनता जानती है कि उसे किसे। स्वर्णिम जी, आज अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाजपा ने हिंदू की नई परिभाषा गढ़ी है, जो भाजपा को वोट देगा वो वही हिंदू होगा। अब देखिए ये नहीं, स्वर्णिम जी से मैं संगीता जी, स्वर्णिम जी से सवाल पूछ रहा हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी, देखिए लगातार जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुद कुछ भी कर लें लेकिन दूसरे की ओर जो है हमेशा कहना चाहिए नफरत भरे स्लोगन देने में या नफरत भरी बयान देने में माहिर रहे हैं। आप जब मैं कई तरह से ये पूछना चाहता हूं कि गोवा में जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने श्री राम सेना नाम के आउटफिट को बैन किया, तब आपने किसकी बेइज्जती की? महाराष्ट्र में अभी हमने देखा शिवसेना के साथ आपने धोखा किया तो आपने किसकी इंसल्ट की? ये सारी तमाम चीजें, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे वो सही है, चाहे उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो समर्थित संगठन है कुछ भी नाम रख के कुछ भी कर ले, कैसे भी अपराध में शामिल हो जाएं, लेकिन उन पर उंगली ना उठाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया रहता है। लेकिन ये गलत है और सीधी सी बात है, संविधान का जो है यहाँ पे राज है, संविधान का शासन है, संविधान के शासन के तहत सरकार चलती है और यही हमारी पहल रहती है और यही हमारा नजरिया है। हमारी सरकारों का हमेशा ध्येय रहता है कानून के तहत काम हो।
और सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कैसे कह सकते हैं कि केवल हिंदुत्व या हिंदू धर्म उन्हीं को लोगों के लिए है या उन्हीं के कार्यकर्ताओं के लिए? रामलाल जी, एक जवाब आप करूंगा इस पर मैं, जो आज परिभाषा बताई है मुख्यमंत्री ने, अब इस परिभाषा और ये धर्म के आधार के इर्द गिर्द ही क्या मुद्दे जो हैं सामने नजर आएंगे? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर विश्वास करती है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। लेकिन कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की सरकार जो गुनहगार है लेकिन वो उसका वोट बैंक है, उसके ऊपर कभी भी वो सजा देने का काम नहीं करती, उसको प्रोत्साहित करने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार होती है, अलवर के अंदर जब कोई घटना घटती है, सारे के सारे कांग्रेसी आंसू बहाने के लिए वहां बैठने जाते हैं। इस राज्य के अंदर कृष्ण वाल्मीकि की हत्या हुई, समुदाय विशेष के लोगों ने की, हरीश जाटव की हत्या हुई, योगेश जाटव की हत्या हुई, एक भी कांग्रेसी उनकी दहलीज के ऊपर गया? एक भी कांग्रेसी उनमें गुनहगारों को सजा दिलाने की पैरवी की? आप दोहरे मापदंडों के आधार पर चलते हो। राजस्थान की जनता ने, जयपुर के गुलाबी नगर की जनता ने देखा है कि आपकी प्राथमिकता क्या थी। अलवर की घटना के ऊपर स्पेशल एडवोकेट नियुक्त करके पैरवी करने के लिए भेजते हो, और राजस्थान की गुलाबी नगरी को चिन करने वाले, तार करने वाले बम ब्लास्ट के अंदर किस तरीके से आपकी सरकार के नुमाइंदे पैरवी करते हैं, वो भी राजस्थान की जनता ने देखा है। आप ये हमें बताने की कोशिश मत कीजिए कि धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म की नीति क्या है। आप और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हो, सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता करने के जानते हो। भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों को साथ लेके चलने की मानसिकता के साथ काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। रामनारायण मीणा जी, ये धर्म की परिभाषा बताने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, जब परिभाषा लगातार महंगाई राहत शिविर की कर रहे हैं, बजट की गई घोषणाओं की कर रहे हैं, केंद्र मदद नहीं कर रही, जब इस तरह की बात आ रही है तो फिर ये बीच बीच में क्यों इस तरह की बातें आ जाती हैं? ये जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रामलाल जी को जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाए, ये लंबा भाषण देंगे समझाने के लिए। आपने सीधा प्रश्न है कि धर्म की परिभाषा, तो वो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी जो वोट देते हैं उसी को हिंदू मानते हैं। इसका जवाब देना चाहिए। अलवर में क्या हुआ, किस जाति ने क्या किया? आज पुजारियों ने, रामलाल जी की जाति के लोगों ने आदिवासी को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, उसके वहां जाकर के नहीं बैठे। लेकिन दूसरी तरफ उसी पुजारी के किसी पुजारी ने आत्महत्या कर ली, वहां जाकर के सारे लोग बैठ गए। तो ये बीजेपी का जो रामलाल जी बताइए, जवाब दीजिए इसका जो उठाया रामनारायण जी ने। अभी आपने एक कई उदाहरण घटनाओं के दिए राजस्थान की, और जब ये रामनारायण जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां कहाँ थे आप? आपकी पार्टी कहाँ थी? उस तस्वीर के आधार पर नहीं रहती तो कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। हम तो सिर्फ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। अगर गुनहगार है वो किसी भी जाति का हो, उसके पक्ष में कभी बीजेपी खड़ी नहीं होती है। लेकिन गुनहगार अगर कोई है उसको सजा देने की प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो कांग्रेस कभी नहीं करती। राजस्थान के अंदर भी एक ने अनेकों उदाहरण इस प्रकार से है। कांग्रेस के नुमाइंदे पैरवी करने के लिए और खड़े होते हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ, वो कौन सा विधायक है जिसने ये कहा कि राजस्थान के अंदर मंत्री भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि उनको हटा नहीं रहे? ये कौन से विधायक जी ने बात कही थी? अरे ये तो स्वीकार किया ना, ये कम से कम स्वीकार तो किया, ये रामलाल जी कम से कम स्वीकार तो किया ना कि कहां गलती है, कहां गड़बड़ी है। अब उस पर कार्रवाई हो ना हो वो एक अलग बात है, एक अलग विषय है। संगीता जी, आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, ये 13 मई को जो नतीजे आएंगे कर्नाटक के, उन नतीजों के आधार पर क्या राजस्थान में कुछ माहौल बनेगा, हवा बनेगी, कोई आगे आता हुआ दिखाई देगा, उसका फायदा उठाता हुआ दिखाई देगा? कितना महत्वपूर्ण होगा 13 मई का कर्नाटक का नतीजा? देखिए, कर्नाटक का जो 13 मई का नतीजा है वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि नतीजे जो होते हैं वो पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं। तो नतीजे जो होंगे वो पब्लिक के अंदर पार्टी की एक इमेज बनाएंगे। लेकिन अगर हम धरातल के ऊपर देखें, जमीनी स्तर के ऊपर देखें, तो चुनाव जो होता है वो जताती है कार्यकर्ता की तैयारी, पार्टी की तैयारी, उनकी जो बूथ लेवल पे मेहनत होती है, वो चीजें चुनाव जताती है। तो एक नतीजा दूसरे नतीजे को प्रभावित नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए एक परसेप्शन बनता है, लेकिन साथ ही साथ हर पार्टी को एक नतीजे से ये मंथन करने का, आत्म अवलोकन करने का मौका मिलता है कि चूक कहां हुई, गलती कहां हुई। बिल्कुल, और आज जो सवाल था प्राइम डिबेट का, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव में बड़े नेताओं के दौरों से चुनावी गणित बदलेगा क्या? और इस जवाब में, हाँ में,
बड़ी संख्या में वोट डले हैं। 77%, 77% लोगों ने कहा है ना में 23% लोगों ने कहा है। यानी लोग भी, राजस्थान के लोग भी अब तैयार हैं दौरों को लेकर। और कर्नाटक के बाद पूरा फोकस जिस तरह से अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं, उसके लिहाज से जनता भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जो भी काम पक्ष में, सरकार में और विपक्ष में राजनीतिक दलों ने किए हैं, उनका जवाब देने का टाइम अब इन वोटरों का आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अब चारों ही मेहमानों का, रामलाल जी, रामनारायण जी, स्वर्णिम जी और संगीता जी, आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही।